नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चाइना के अंदर कोरोना 2.0 एक बार फिर से कहर बरपाने के लिए तैयार हो चुका है। वहां के हॉस्पिटल भर चुके हैं। इंडिया के अंदर भी अब माहौल बनना शुरू हो चुका है। हम देश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास में हैं और जिन्होंने कोरोना को लेकर के देश में सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाने का काम किया था। एक बार उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है या फिर देश के लिए दुख की बात है कि कोरोना एक बार फिर से आ रहा है? मतलब कि एक बार फिर से माफिया सक्रिय होंगे या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ नजर आएगी? क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि चाइना के अंदर तो हॉस्पिटल भरना शुरू हो चुके हैं। पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दुख की बात है कि ये जो री इन्फेक्शंस वापस आ रहे हैं कोरोना के बाद, इनका बहुत हद तक कारण है हर्ड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जिसको आप समझते हैं शरीर की गतिरोधक ताकत, शरीर की बाहर से लड़ने की ताकत। चाइना में 2 साल के बाद जब लॉकडाउन खुला, तो बच्चे जब बाहर गए और उनको नए इन्फेक्शंस आए, उसकी वजह से क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो रहा है। अभी तक चाइना से कोई भी डब्ल्यूएचओ के थ्रू या चाइना के थ्रू कोई डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई भी इन्फेक्शन फैला है। सर, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो स्प्रेड हुआ था साउथ के अंदर था, वहां पर वुहान लैब थी, वहां पर सारा खेल हुआ। इस बार नॉर्थ के अंदर हुआ है। तो वायरस क्या वहां पहुंचा है? क्या मामला हुआ? क्या वास्तव में फिर से वो एक वेपन के तौर पे है या फिर कोई और झोल हो सकता है वहां पे? सर, अगर आप चाइना की बात करें तो वो बहुत सारा डाटा बाहर लोगों के साथ शेयर नहीं करते। डर यही रहता है कि वो कुछ बताता नहीं है। पर जितने भी मेडिकल स्क्रिप्ट्स आए हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि उनके लंग्स के अंदर तक ले करके कहीं पे भी कोई पैथोजन, मतलब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया नहीं मिला है। तो ये थोड़ा संतुष्ट करने वाली चीज़ है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लोग 5 मिनट में बता देते हैं कि ये क्या बीमारी है। ठीक है, उसका इलाज बन निकालने में, उसकी इम्यूनिटी निकालने में टाइम लग जाता है। बट अगर वो वायरस है, तो फिर हो क्या रहा है? लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? छोटे-छोटे बच्चे, 3-3 महीने के बच्चों को निमोनिया आ क्यों रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पॉलिसी करी थी और वो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कम हो गई। उसकी वजह से जो लोकल स्प्रेड इन्फेक्शन का है, जैसे बच्चों को कॉमन जुकाम-बुखार, वो वहाँ उस एरिया में ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल के मुकाबले। इसी वजह से हॉस्पिटल्स तैयार नहीं है उस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए और अब वो ओवरफ्लो होने लगा है और अभी-अभी कोरोना आके गया है। आप हिस्टोरिकली देखिए, कोई भी महामारी 100 साल में एक बार आती है। इतना कोई नरक काल नहीं आ गया है कि हर 2-3 साल के बाद एक नई बीमारी ऐसा हुआ तो फिर पूरी की पूरी धरती को बगैर मनुष्य के होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसे कोरोना कहना चाहिए या कोरोना 2.0 भी कहना चाहिए। सर, चाइना के अंदर ये स्प्रेड हुआ है और अगर हम इंडिया की बात करें तो हॉस्पिटल तो सर हमारे भरे हुए हैं। आज की डेट में अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे जो पीडियाट्रिशियंस के पास में तो लाइनें लगी पड़ी हैं। तो वो तो बराबर सा मामला है। क्या वास्तव में इतना खतरनाक वाला मामला दिखेगा आपको कि ऐसा कुछ हो रहा हो? देखिए, अगर लोग डरते इन्फेक्शन से नहीं हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। मैं भी जब प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत सारे वो लोग जिनको जुकाम, बुखार, खांसी इस बार आई है, आप लोगों को जिनको आई है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा दिन चली है, पहले के मुकाबले ज़्यादा तकलीफ दे हुई है और इवन यंग लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम जो नॉर्मल गोलियों से ठीक नहीं हो रहा। पर नंबर भी ज़्यादा है, इन्फेक्शन भी ज़्यादा है। अच्छी बात ये है कि अभी तक एक्सेस डेथ, मतलब किसी को भी हॉस्पिटलाइज़ तो करने की ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी ज़्यादा, पर डेथ्स नहीं हो रही। कोरोना ने पैनिक तब किया था लोगों को, जब शमशान घाट भर गए थे, जब लोग मरते जा रहे थे। ये आपको तंग ज़रूर कर रहा है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी में कहीं न कहीं ये नए पैथोजन से लड़ने की ताकत कम है, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाएगी। बट डेथ मैंने भी आज तक नहीं देखी यहाँ पे। सर, चाइना से कोई भी बीमारी निकलती है और वास्तव में उसने दुनिया के अंदर टेरर, अब ये जो नई बीमारी निकली है इसने भी टेरर क्रिएट तो कर दिया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एक तो डब्ल्यूएचओ बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा, चाइना कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सर, वेपन वाली स्टोरी एक बार फिर से नजर आती है क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकली चाइना है वो डाउन गया है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो क्या ऐसा कुछ खेल करके चाइना आगे बढ़ना चाहता है या फिर किसी और का खेल भी हो सकता है इसके अंदर? सर, अगर आप चाइना की बात करें तो उसकी पहली पॉलिसी ये है कि वो दुनिया को कुछ भी नहीं बताता। ना अपने वेपन सिस्टम के बारे में या अपने नागरिकों के बारे में, ना मेडिकल स्क्रिप्ट्स को भी ज़्यादा शेयर नहीं करता।
पर जितने भी मेडिकल स्क्रिप्ट्स जो डॉक्टर्स के आपस के बीच की शेयरिंग होती है, उनमें अभी तक ऐसा नहीं पता लगा है कि कोई वेपन या कोई वायरस या मिस्टीरियस वायरस आया हो। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोरोना फैलाना ही होगा, कोरोना जैसा बीमारी फैलानी ही होगी, तो वो पहले अपने घर के आसपास लीक क्यों करेगा? वो पहले इसको दूसरे देशों में कहीं न कहीं छोटे-छोटे पॉकेट्स में फैला देगा। कोरोना एक बदनसीबी थी उनकी लैब की कि वो वहाँ से उनके घर में ही लोकल स्प्रेड हो गया। उनकी बहुत, मैं उनका साइड नहीं ले रहा हूँ, पर आप एक तरीके से सोचिए, कोरोना सबसे पहले आया कहाँ? चाइना को। कोई अपना वेपन बना के अपने ऊपर ही क्यों चला देगा? ये क्या मालूम कि वो बाद में फैलेगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोरोना से चाइना ही डिस्ट्रॉय हो जाता, पूरा वर्ल्ड चाइना की सारी फ्लाइट्स को बंद कर देता और चाइना पूरा का पूरा मर जाता। देखिए, वो इत्तेफाकन उनसे लूज हो गया और वो इतनी डेंजरस चीज थी कि उसने वर्ल्ड के किसी कोने को नहीं छोड़ा, छोटे आइलैंड्स लक्षद्वीप तक को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब कोरोना अपने आप में बहुत पोटेंट वायरस था, बट उसको चाइना ने चलाया, ये बात कहना मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। मैं ये मानता हूं कि गलती हुई है, इंसानों से गलती हुई है, बट मैं ये नहीं मानता हूं कि वो किसी को मारने का कंसेप्ट था। तो सर, अब इस बार ये जो नया वायरस है, हालांकि आपके अकॉर्डिंग तो ये कमज़ोर है, लेकिन इंडिया के अंदर आ गया है सर, हमारे यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है। तो यूथ अगर पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को, और उसके बाद में जो यूथ है हमारा उसको अफेक्ट कर रहा है, तो सर इससे तो पूरा स्थिति बिगड़ सकती है अगर वास्तव में कुछ अलग तरीके का उससे निकला आगे जाके तो। हमें कोरोना ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि मान लो हमारे घर पे अटैक होता है और ऐसा सिनेरियो दोबारा बनता है, तो हम अब की बार पहले के मुकाबले बेहतर कैसे हैं। पहली चीज़ तो मीडिया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इन्फॉर्मेशन जड़ से निकाल के छोटी छोटी चीज़ भी लोगों तक पहुंचाते हो। 100 साल पहले जब महामारी आती थी तो किसी को नहीं पता होता था कि शमशान घाट में क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसका दर्द है, किसके पैसे लूट लिए जा रहे हैं, किसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। लॉकडाउन की जो हज़ारों प्रॉब्लम्स थी, वो बाहर निकल के आई किस वजह से? क्योंकि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया कि हम सच बताएँगे और कुछ लोगों ने ये तय कर लिया कि हम सच लोगों तक पहुँचाएँगे। तो थैंक यू मीडिया कि आप लोगों ने इतना सब किया, बट उसमें सिर्फ़ ये चीज़ है, मैं ये मानता हूँ वो मीडिया जो सच फैलाती है, वो आपकी दोस्त है। जो मीडिया डर फैलाती है, वो आपकी दोस्त नहीं हो सकती। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा कि कोरोना से भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम जानते थे कि कोरोना सबको होगा। सिर्फ हम क्या चाहते थे कि कोरोना एक साथ सबको ना हो जाए, क्योंकि तब हमारी सारी रिसोर्सेज एकदम खत्म हो जाएंगी। लॉकडाउन का कंसेप्ट क्या था? इससे भागना नहीं था। जिन देशों ने लॉकडाउन को कम स्ट्रिक्टनेस से लगाया, बंदूक के दम पे नहीं लगाया, लोगों को खाने की रसद पहुंचाते रहे, दवाइयों की सोर्स देते रहे, वो लोग ज़्यादा बेहतर, उनको डराया नहीं, उनमें कम लोग मरे। आप भी ये मानते हो कि कोरोना से मरने वाले ज़्यादा लोग डर से मर गए, कम लोग कोरोना से मरे? तो मैं, अगर अब की बार कोरोना आता है, तो शासन प्रशासन की तैयारी अच्छी देख रहा हूँ और आज की जो सरकार है उसने बहुत कोशिश की है कि अगली ऐसी कोई भी स्थिति आने पे रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय हो करके ये सारे एक्शंस बड़े स्विफ्ट होंगे। हॉस्पिटल्स के पास ऑलरेडी कोरोना प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स हैं। इंडिया लाखों करोड़ों अमाउंट में दवाई बनाने की कैपेबिलिटी रखता है और न सिर्फ हिंदुस्तान, हम लोग साउथ अफ्रीका या देश की, वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज को दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। हम दवाइयों के, टेक्नोलॉजी के, वर्क के मामले में दुनिया से किसी से भी कम नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम वर्ल्ड में सबसे बेहतर कंट्री होंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे, बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। शर्त ये है कि हम सब मिल के काम करें। सर, लास्ट टाइम भी सब लोगों ने मिलकर ही काम किया था, लेकिन सर जैसे आप जैसे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जम के जेब काटी सर लोगों की, तो इस बार भी लगेगा ऐसा कि जेब ही ज़्यादा कटेगी, क्योंकि दवाइयाँ तो थी नहीं सर, लास्ट टाइम भी नहीं थी किसी के पास में, ट्रीटमेंट के नाम पे केवल जेबें काटी गई। साहब, इस बार अगर मेरे को ये वाला पार्ट समझाने का मौका दिया जाए तो मैं कहूँगा, जिस आदमी के हाथ में ये ताकत हो, जो हेल्थ मिनिस्टर हो, जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हो, या जो भी हेल्थ का ध्यान रखता हो अपने लोगों की, तो हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट। इसके तहत आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को कभी भी ओवरटेक कर सकते हो, ये उसका लॉ है। अगर कोरोना जैसी महामारी आती है तो सेंटर से और स्टेट से पहला लॉ पास होना चाहिए कि कोई प्राइवेट प्लेयर मास्क नहीं बेचेगा, कोई प्राइवेट प्लेयर कोई गोली नहीं देगा, कोई प्राइवेट प्लेयर कोई
किसी की जेब नहीं काटेगा, उसको एडमिट नहीं करेगा। 99% सारे के सारे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सारे लोग हॉस्पिटल, सब कुछ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। सेंट्रल मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करेगी। जो दवाइयाँ अप्रूव सारे डॉक्टर्स मिल के करेंगे, उनको यूनिफॉर्म के हिसाब से सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ये वाला प्रमोट कर रहा है और दूसरी किनारे पे बैठा दूसरी दवाई प्रमोट कर रहा है और लोगों को फॉल्स ओपिनियन दिए जा रहे हैं कि इससे ये ठीक होगा। एक सेंट्रल कमिटी बना के ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज करके हमारे पैरामेडिक्स, हमारे दूसरे भाई जो यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे मिलके उन सब लोगों को एक साथ सर्व करें और सर्व करके ये गवर्नमेंट के तय रेट्स पे या गवर्नमेंट के दिए गए अलाउंस के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट हो। तो हम अगले आने वाली वेव में वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहली बार हो चुकी। अच्छा सर, ये किसके लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए है? स्कूल में बच्चे जा रहे हैं क्योंकि वो तो पूरे पूरे क्लस्टर जो है उसके अंदर स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है फिर इंडिया के अंदर? हम जानते हैं कि कोरोना और कोरोना जैसे जो बीमारियां हैं वो हैंड टू माउथ ट्रांसमिशन होता है। जब भी आप खांसते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। वो ड्रॉपलेट जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे से आपको फैल सकते हैं। मेरे मुंह में कहीं ऐसा हाथ लगा और वो वाला जो मेरा हाथ है किसी को टच हो गया, उसके थ्रू उसको फैल सकता है। तो आप अपने बच्चों को 2 आदतें पक्की सिखा दीजिए। पहली चीज़, अगर कभी भी आप खाना खाएं या किसी से हाथ मिलाएं और आप बार बार धोने की जरूरत नहीं है, पर यह हाथ जब भी कंटामिनेटेड हो गया, कंटामिनेटेड मतलब इससे आपने खाना खाया एक बात, या आपने इससे किसी को छुआ दूसरी बात, या आपने किसी से हाथ मिलाया तीसरी बात, तब आप इस हाथ को ज़रूर धोएंगे साबुन से। और स्कूलों के अंदर ये इंतजाम किए जाएं कि बच्चे हाथ बार बार धो सकें। और दूसरा, अगर किसी बच्चे को आप बीमार पाएँ हॉस्पिटल में तो टीचरों से गुजारिश है, प्रिंसिपल से गुजारिश है, उनको आइडेंटिफाई करके स्कूल ना ले करके उनको घर में ही उनको आइसोलेट होने दें जब तक वो रिकवर ना हो। नहीं तो पूरी की पूरी क्लासेस खांसना शुरू कर देनी है और वो बच्चे जब अपनी कम्युनिटी में जा रहे हैं तो कम्युनिटियाँ बीमार होती जा रही हैं। दूसरा ध्यान रखें, मास्क खत्म नहीं हुआ, मास्क ज़रूरी नहीं है, पर आप बच्चों के बैग के अंदर, उनकी पॉकेट के अंदर ये मास्क इसलिए रखना है कि जिस वक़्त आपके आस-पास कोई खाँस रहा है, जब तक वो आइडेंटिफ़ाई नहीं हुआ, हमारे बच्चे ये इमीडिएटली आइडेंटिफ़ाई कर लें कि इन्फेक्शन आ सकता है, आप अपने आप का प्रोटेक्शन मास्क लगा लीजिए। जैसे ही आपका बच्चा वो मास्क लगा लेगा और उसके बाद वो आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाएगा कि वो जो इन्फेक्टेड बच्चा है उसको क्या करना है, तब आप अपना मास्क उतार सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हम अपने छोटे बच्चों तक ये चीज़ सेफ्टी फीचर्स पहुँचवाएँ और अगर नर्सिंग मदर्स हैं वो बड़ा ख़्याल रखें, क्योंकि चाइना की रिपोर्ट कहती है कि 3 महीने तक के बच्चों को भी निमोनिया हो रहा है, क्योंकि हम इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ पे 75% लोग यंग पॉपुलेशन कहलाई जाती है, तो अपने आप को बचा के रखना है। अच्छा सर, हमने तो दनादन वैक्सीन्स वगैरह ली थी सर, तो हमें तो कुछ असर पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड तो है मामला एक। वैक्सीन सिर्फ कोरोना के लिए आई थी और वो भी कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के लिए आई थी। थर्ड वेव में तो ओमाइक्रॉन आने की वजह से वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं रह गई। अब हमारे पास सबके पास ओमाइक्रॉन की इम्यूनिटी है। अब कोरोना या कोरोना रिलेटेड वायरस की इम्यूनिटी या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो कोरोना 2.0 बोला जा रहा है, ये अभी वायरस है कि नहीं यही एस्टैब्लिश नहीं है। इसलिए आपकी पुरानी वैक्सीन या इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। पर जो आप अपने आप को बचा सकते हैं, जो बच्चों की वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, उसको मिस मत करिएगा। कहीं ये मत सोचिएगा इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होता है, किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जो लोग बहुत बीमार हैं, जो लोग बहुत लो एज ग्रुप के हैं, जो 80 से ऊपर वाले हैं, जिनको पुरानी लंग डिसीज़ है, जिनको बार-बार निमोनिया हो रहा है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंज़ा नामक वैक्सीन से वैक्सीनेट कराइए। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन सबके लिए नहीं है, डर वाले लोगों के लिए भी नहीं है। ये उनके लिए है जो निमोनिया पकड़ने के बाद अपने आप को बचा नहीं सकते, जो फ्रेजाइल हैं, कहने का मतलब जो कमज़ोर हैं। आप अपने घर के अंदर देखिए कौन-सा वो आदमी है जो किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करता। जैसे एक 90 साल का बुज़ुर्ग है, उसे निमोनिया हो गया तो क्या करोगे? उसको ऑक्सीजन दोगे, दवाई दोगे, हॉस्पिटल एडमिट कराओगे, या उससे पहले उसे प्रोटेक्ट कर लो इन्फ्लुएंज़ा लाइक वायरसेस से। तो उनकी वैक्सीन आती है, आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं। सर और कुछ इसके उससे बचाव का कोई तरीका ताकि हमारे ये स्प्रेड नहीं हो, या सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि
चाइना से जो है उड़ उड़ा के वो वायरस हमारे तक नया वाला ना पहुंचे। हमारे को बीच बीच में एक एक्शन प्लान जैसा लेना चाहिए जिसमें हम रिकरेंट रिव्यू करते रहें कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं। देखिए, हम इन पुअर कंट्री हैं और हम फ्री में रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकते। आपके गवर्नमेंट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, आपकी विल पावर को, पॉलिटिकल विल पावर को, और आपके जो लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं जो सिस्टम्स, उन लोगों के सिस्टम्स ऑलरेडी एक बने बनाए ग्राफ के तहत एक्शन फोर्स की तरह काम करना है। हमारे घर के लेवल पे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस और एजुकेशन पहुंचाना है, जैसे आप पहुंचा रहे हैं कि अगर घर का जो सबसे बड़ा है वो रूल बनाएगा। रूल ये होगा कि अब हम सब मास्क डालेंगे। रूल ये होगा कि अब हम सब खाना खाने के बाद हाथ धोएंगे। रूल ये होगा कि हम रोज नहाएंगे और एक दूसरे के साथ मिल के प्रेयर करेंगे, क्योंकि उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। रूल ये होगा कि हम खाने को और सादगी से करेंगे। रूल ये होगा कि हम मिल के बैठ के खेलेंगे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। रूल ये होगा कि हम गलत अफवाहों से नहीं डरेंगे। रूल ये होगा कि हम विटामिनों की गोली खा खा के ये नहीं सोचेंगे कि हम ज़्यादा पावरफुल हो गए। रूल ये होगा कि हम नशेबंदी करेंगे, अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग को बंद कर देंगे। आप ये देखिए, टबैको आपके लंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, बीमारियां आपके लंग को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और कोरोना जैसी बीमारियां आज लंग्स को ही नुकसान कर रही हैं, निमोनिया ही बना रही हैं। तो ज़्यादा मरने का कारण निमोनिया है। बचने के लिए सारे के सारे स्मोकर से इल्तिजा है कि हो सके तो इस जहर को छोड़ दो, क्योंकि ये स्मोकिंग आप पैसे दे के खरीद के लाते हो, और जब स्टंट डलता है तो कोई आपको फ्री में स्मोकिंग के लिए सिगरेट नहीं देता, पहली देता है क्योंकि वो अकेला नहीं मरना चाहता। उसको भी पता है स्मोकिंग से मौत आती है, तो वो सोचता है कि मैं अकेला क्यों मरूं, ले भाई तू भी एक पी ले, चलो हम सब मिलकर पी रहे हैं, मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। पर मेरे मेरे ध्यान से चीज़ सुनिए, मेरे वो देश के लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, या जो नेता जो अब स्वेर करके पावर में जाने वाले हैं, वो लोग जो इस देश को चलाने वाले हैं, वो यंग लोग जो इस देश को बाद में चलाएंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल को बैन कर दो। हिम्मत करो, बैन कर दो। इंडिया में जो चीज़ आएगी नहीं, लोग खाएंगे कैसे? कौन कहता है? किस धर्म के आदमी ने ये कहा है? किस किस इंसानियत ने ये कहा है कि जहर बेचना जायज़ है? पैसे के नाम पे भी नहीं। अगर वो मेरे स्टेट को रेवेन्यू भी देता है टबैको, मुझे तो भी नहीं चाहिए। क्या आप तंबाकू अपने घर में कभी लेके जाते हैं? क्या आप अपने प्यारों को, अपने घर में माँ बाप को, बच्चों को कभी कहते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, कुछ नहीं होता, तू भी कर ले? आप जानते हो कि वो जहर है। जब आप जानते हो वो जहर है, तो क्यों खरीदते हो? क्यों बेचते हो? क्यों हमारे नेता इसे अलाउ करते हैं? क्यों हमारा देश और सिस्टम इसके खिलाफ नहीं है? क्यों जज इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते कि तंबाकू बेचना और तंबाकू को खरीदना पाप बना दो, मत होने दो? अगर आप ये कम कर दोगे तो आधे लोग दुनिया के वैसे ही नहीं मरेंगे। इंडिया में टबैको बाद में आया, अमेरिका में स्मोकिंग रेट हमसे 3 गुना भी ज़्यादा होगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। हमारे यहाँ लड़कियाँ स्मोकिंग नहीं करती। अब अमेरिकन वेस्टर्न स्टाइल में बहुत लड़कियाँ स्मोक करती हैं, फिर भी हार्ट अटैक हमारे पास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम शुरू से कभी भी स्मोकिंग और स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियों को ना पकड़ते हैं, ना उनका इलाज कर पाते हैं। ऐसी बीमारी लानी ही क्यों? किस किस कल्चर ने स्मोकिंग को अलाउ किया है? किस धर्म ने स्मोकिंग को अलाउ किया है? किस धर्म के मंदिर ने, मस्जिद ने ये कहा है कि स्मोकिंग जायज़ है? और अगर जायज़ है तो मुझे वो दिखाया जाए। सर, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने बताई, और अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हर आदमी तक पहुंचने वाली है, देश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार जी ने जो चीज़ें आपको बताई हैं, वो बातें, ये जो नई बीमारी आ रही है, इसको लेकर के आप बाकी लोगों में फैलाएं, ताकि वहाँ पर इसको लेकर के लोग जो खौफ में आने के लिए आगे बढ़ चुके थे वो रुक जाएंगे, क्योंकि वास्तव में ये उतनी हानिकारक शायद नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। प्राइमरी लेवल पे है, कोई मौतें नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।